हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का नई भर्ती आ चुकी है 2024-2025 के लिए 3306 वैकेंसीज के लिए। तो आप ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 24 अक्टूबर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो आप इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज शुक्रवार है। शुक्रवार को हम क्या करने जा रहे हैं, हमने बताया था आपको, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ग्रुप सी का जो 18 दिसंबर 2022 को एनटीए द्वारा एग्जाम कंडक्टेड कराया गया था ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए, उसके सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों का हल करेंगे आज। और देखेंगे किस किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया था और किस लेवल के क्वेश्चन थे, कितना टाइम लग रहा था, उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर यह पेपर उपलब्ध है। आप वहां से जाके स्टेनोग्राफर और हमारा ग्रुप सी का पेपर दोनों देख सकते हैं। दोनों का पीडीएफ पड़ा हुआ है। चारों सेक्शंस के आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने कितने आए थे और किस लेवल के आए थे। तो दोस्तों, आज का हमारा क्या टॉपिक है, सामान्य हिंदी का हमें 25 क्वेश्चन हल करने हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप है। निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप है। पहला क्वेश्चन कितना सरल क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग से पूछा गया है। सेठ का स्त्रीलिंग बताना। सेठ ही होता है स्त्रीलिंग, बिल्कुल गलत होता है ये तो। सेठानी। सेठानी सेठ का स्त्रीलिंग बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 1 का क्या होगा, सही उत्तर विकल्प संख्या 2 सेठानी। सेठनी गलत है, सेठानी भी गलत है। तो क्या है, पहले का क्वेश्चन क्या हो गया, पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 2 सेठानी। बहुत आसान क्वेश्चन था पहला। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं है। ला उपसर्ग से कौन सा शब्द इनमें से नहीं बना है, चार विकल्पों में से, उसको हमें बताना है। लाजवाब। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आरंभ में जुड़ती है और शब्द का अर्थ बदल देती है। क्या है, शब्द के आरंभ में या प्रारंभ में लगते हैं या शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। लाजवाब। लाजवाब में तो बिल्कुल ला लग रहा है, मैं ला बिल्कुल ठीक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लापता। पता में जुड़ गया है, ला लापता हो गया, ये भी ठीक है। ला इलाज। इलाज में ला इलाज जुड़ गया, ये भी ठीक है। ये गलत होगा, विकल्प संख्या 4। ला ट्री। टरी कोई शब्द होता है, टरी कोई शब्द नहीं होता, लॉ ट्री होता है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत शब्द है, इसलिए इसमें क्या है, ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। विकल्प संख्या 4 लाटरी में। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 4 लाटरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों। मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय छाटिए। देखिए, उपसर्ग, प्रत्यय, स्त्रीलिंग, कितने तीनों सरल क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट का। आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ग्रुप सी का, जो कि आपका जूनियर कैडर जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, उसका ये पेपर है। 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था एनटीए के द्वारा। दोस्तों, मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया है, उसे हम छाटना है चार विकल्पों में से। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगता है, जो शब्द के अंत में लगता है, क्या होता है, अंत में लगता है। पहला त्व, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पा, मोटा प्लस पा, मोटापा। बूढ़ा प्लस पा, बूढ़ापा। तो पा बिल्कुल ठीक है, आपा नहीं हो सकता, आ भी नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 2 पा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका शुद्ध वर्तनी का से संबंधित है, शुद्ध वर्तनी बताना है। कार्यक्रम। कार्यक्रम की वर्तनी शुद्ध, क्योंकि कार्यक्रम इस प्रकार से लिखा जाता है, क्रम में नीचे रे लगता है, में रे नहीं लगता, ये गलत है। ग्रस्त। ग्रस्त में ये वाला रे नहीं आता, ये वाला रे आता है, घूमने वाला, तो ये बिल्कुल गलत है। निरसता। निरसता ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर निर पे छोटी की मात्रा लगी होती ना पे तो ये गलत था, पर निरसता ये बिल्कुल ठीक वर्तनी है। प्राप्ति। प्राप्ति पे छोटी की मात्रा आती है, प्राप्ति इस टाइप से बनता है, ये भी गलत है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, प्रश्न संख्या 4 का विकल्प संख्या 3 निरसता बिल्कुल शुद्ध वर्तनी का शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों। मेरे को अपने मामा के घर जानी है। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य का शुद्ध रूप। वाक्य का शुद्ध रूप होगा, इसमें से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है, विकल्प में से उसे ढूंढना है। पहला विकल्प है मेरे को, बिल्कुल गलत हो गया, मेरे को कोई शब्द नहीं होता। अपने मामा के घर जाना बिल्कुल गलत है, पहला विकल्प। मुझे अपने मामा के घर जानी है, नहीं, स्त्रीलिंग की कोई बात नहीं, मामा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ये गलत है। मुझे अपनी मामी के घर जाना है, मामी नहीं मामा के घर जाना था, ये तो बिल्कुल गलत है।
मुझे अपने मामा के घर जाना है, ये बिल्कुल ठीक है। तो विकल्प संख्या 4, मुझे अपने मामा के घर जाना है, प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें शुद्ध रूप बताना है हमें वाक्य का। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे अपने मामा के घर जाना है। तो दोस्तों 1 से लेकर 5 प्रश्न हमने हल कर लिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है हमने। आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, संधि से संबंधित प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के प्रश्नों को। इसलिए आप हमारी क्लास को जरूर देखिए, क्लास के महत्व को समझिए। आप जब तक क्लास नहीं देखेंगे, बार बार रिविजन नहीं करेंगे, तो आप प्रश्नों को जल्दी से हल नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कवि ईश्वर, कवि ईश्वर, कवि ईश्वर, पहले का 3 कवि ईश्वर। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। दूसरे का पहला। वेद प्लस अंत, वेदांत, वेदांत। तो तीसरे का चौथा, सी का 4 शिव प्लस आल्य, शिवालय। तो डी का क्या हो गया? 2। अब इसमें से हम निकल मैच कर लेते हैं अपना। पहले का क्या है हमारा? 3, तो पहला तो गलत हो गया, पहले में 4 आ रहा है। पहले का क्या है? 3, दूसरा भी गलत आ गया, पहला आ रहा है। और तीसरा भी गलत है, तो सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4। ए हम देख लेते हैं, हमें यही पता चल जाता है। कभी हमारा क्या है? तीसरे विकल्प पे है, तो ए का 3, बी का ए, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, और डी का 2 हो गया। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ दोस्तों। देखिए फिर से ये क्वेश्चन समास का भी, पीछे संधि का क्वेश्चन पूछा था, अभी समास का क्वेश्चन आ गया है। पर देखिए कितना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मिलान करते हैं, इन प्रश्नों को हल कर दिया बार बार, तभी आप जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर हल कर पाएंगे। मिलान कर लेते पहले। ऋण से युक्त, ऋण से युक्त, ऋण युक्त क्या होता है? ऋण से युक्त मतलब तत्पुरुष समास। जब हम समास पढ़ेंगे, अभी क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको क्लास में प्रैक्टिस करा रहे हैं कि 25 क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो ऋण से युक्त से शब्द का प्रयोग जिसमें होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है, क्योंकि तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं। जब पढ़ेंगे समास को, उसको जानेंगे। मुख्य है जो मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, कर्मधारय, कर्मधारय। दूसरे का तीसरा, समय के अनुसार अव्ययभाव समास। तीसरे का सी का दूसरा, सीता और राम, सीता राम, द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। तो मिलान कर लेते हैं दोस्तों हम। ऋण से युक्त पहले का क्या था हमारा? पहले का 4 तत्पुरुष समास, पहले का 4 तत्पुरुष समास। पहले और दूसरा विकल्प तो गलत हो गया, क्योंकि पहले का 4 है, यहाँ पे तीसरा है पहला। दूसरा और तीसरा और चौथा विकल्प देखना है हमें दोस्तों। ऋण से मुक्त तत्पुरुष समास ठीक है। बी का 3 मुख्य है जो मंत्री, कर्मधारय समास, ये भी ठीक है। अब इस समय के अनुसार अव्ययभाव समास, तो हमारा क्या है? दूसरा है। क्या है? दूसरा। तो चौथा विकल्प वैसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला दिया हुआ है, और डी का पहला, द्वंद्व समास, सीताराम। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न को हल कर लिया कितनी सरलता से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ दोस्तों। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द बताना है। ये आपका स्थान देखने योग्य है, ये रेखांकित शब्द है ना, इसका हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इसके लिए क्या है? दूरदर्शी नहीं, बिल्कुल गलत। दूरदर्शी तो होता है जो दूर तक देख लेता है, दूरदर्शी होता है। अवर्णीय जिसका वर्णन न किया जाता है, ये भी गलत है। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो, ये भी गलत है। दर्शनीय जो देखने स्थान, जो स्थान देखने योग्य हो, उसे दर्शनीय कहा जाता है। बाई चांस के लिए एक शब्द पूछा गया था, स्थान देखने योग्य, दर्शनीय। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4, दर्शनीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद है। निम्नलिखित अलंकारों, जो आपको 4 अलंकार दिए गए विकल्प में, उसमें से अर्थालंकार का भेद बताना है। 3 शब्द अलंकार है और 1 अर्थालंकार है, आपको बताना है। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया, अर्थालंकार के भेदों से कितना सरल क्वेश्चन पूछा। आप देखिए, जो आजकल बेसिक है चैप्टर का, परिभाषाएं, भेद, उनसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तैयार नहीं करते लोग, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देखते, एग्जाम्पल देखते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल से आ रहे हैं, परिभाषाओं से आ रहे हैं, और क्या है? भेदों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अर्थालंकार को भेद बताना है। अनुप्रास हमारा क्या होता है? शब्द अलंकार होता है, ये तो गलत हो गया। यमक अलंकार, ये भी हमारा शब्द अलंकार होता है। शलेष अलंकार, ये भी शब्द अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा अर्थ अलंकार का भेद है। क्या है? अर्थ अलंकार का भेद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले
मुहावरे का सही समूह कौन सा होगा? कितना शानदार क्वेश्चन है। आपको बताइए, किरोध, किरोध शब्द दिया गया है, इस मुहावरे को दर्शाने वाले कौन सा शब्द समूह सही है उसको बताना है। ये प्रश्न क्या है, टाइम टेकिंग प्रश्न है। आप जब तक इन प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, आपको ज्यादातर क्वेश्चनों को डिटेल पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो पहला क्या है, क्रोध लाल पीला होना, बिल्कुल ठीक है। पीठ दिखाना तो होता है भाग जाना, पीठ दिखाना होता है भाग जाना, ये गलत हो गया। खून खोलना क्रोध का, बिल्कुल ठीक है। आग बबूला होना, बिल्कुल ठीक है क्रोध का। दांत पीसना, बिल्कुल ठीक है क्रोध का। तो इसमें से कौन सा गलत है? बी गलत है। तो बी जिसमें आ रहा है वो तो सारे विकल्प गलत है हमारे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो विकल्प संख्या 3 केवल ए सी डी ई बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, एक ऑप्शन को या एक विकल्प को एलिमिनेट करेंगे। कि देखिए आप बी देख लेते, आप बी सबको पकड़ लिया, बी सारे विकल्पों में आ रहा था, केवल सी में नहीं आ रहा था हमारा। तो विकल्प संख्या 3 बिल्कुल सही उत्तर है। ए सी डी ई हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि मुहावरा किरदोर शब्द का मुहावरा लाल पीला होना, खून खोलना, आग बबूला होना, दांत पीसना सभी अर्थ है। पीठ दिखाने का होता है भाग जाना। चलते क्वेश्चन में 11 की तरफ दोस्तों। होनार, होनार बीरवान के होत चिकने पात, होनार बीरवान के होत चिकने पात, ये क्या है? लोकोक्ति। इसके लिए उचित अर्थ बताना है हमें, बताइए। होनार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। होनार बीरवान के होत चिकने पात का अर्थ होता है होनार के लक्षण प्रारंभ से या जन्म से ही प्रकट होने लगती हैं। तो विकल्प संख्या 1 प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल ठीक उत्तर है। होने को टाला नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। वीर ही सफल होते हैं, बिल्कुल गलत है। होने वाला काम होकर रहेगा, ये भी गलत है। तो क्या है 11वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है? विकल्प संख्या 1 होनार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगती है। दोस्तों अभी तक हमने 11 प्रश्नों को हल किया है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे, आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे बच्चा पूछा सकते हैं, तो इस पेपर को जरूर हल करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित, देखिए फिर से विलोम शब्द युग्म आ गया। युग्म शब्द बहुत आए, युग्म वाले क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो युग्म वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए आप। निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द हैं, बताना इसमें से कौन से सही हैं। अस्त का उदय होता है, बिल्कुल ठीक। अरुचि का रुचि होता है, बिल्कुल ठीक। अथ का तो यति होता है, व्यर्थ तो गलत है, सी गलत हो गया। अविभाव तिरोभाव होता है, बिल्कुल ठीक है। अनुरुक्ति का विरुक्ति होता है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें याद रखना है सी, हमें देखना सी जिसमें होगा सारे विकल्प गलत होंगे। बी सी डी ए बिल्कुल गलत है, सी डी ए सी आगे गलत है, डी ई सी भी बिल्कुल गलत है। अब केवल 4, विकल्प संख्या 4 केवल ए बी डी ई हमारे बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4। इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेशन करिए, गलत करिए, काट दीजिए, आप एकदम से उत्तर दे पाएंगे। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4 ए बी डी ई बिल्कुल ठीक विलोम में अर्थ का यति होता है, व्यर्थ का गलत दिया है, अर्थ का विलोम शब्द यति होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ दोस्तों। नीचे लिखे गद्यांश, आप गद्यांश आ गया, को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों 13 से लेकर 17 के सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसका क्या है, हमें गद्यांश को पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं दोस्तों। स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य को तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी अप्राप्ति ही पराधीनता कहलाती है। पराधीनता ही प्राणों की प्रवृत्तियां कुंठित होकर रह जाती हैं। कई बार तो पराधीनता का भाव व्यक्ति की सोचने समझने तक की शक्तियों का अपहरण कर देता है। इसी कारण सब प्रकार के स्वर्ग सुख मिलने पर भी कोई प्राणी पराधीन बनकर रहना नहीं चाहता। सोने के पिंजरे में बंद तोता भी कभी सुखी नहीं रहता। इसी भावना से अनुप्राणित होकर वह अपने पंख और सिर बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराता है, ताकि उन्हें तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाए और सघन डालियों पर बैठकर उन्मुक्त मधुर स्वरों में गीत गाए। जब एक अज्ञानी पक्षी में स्वाधीनता की इतनी तड़प दिखाई देती है, तो फिर बुद्धिमान सजीव और सशक्त मनुष्य का तो कहना ही क्या। पराधीन व्यक्ति का अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। कहने का क्या मतलब है, पराधीन व्यक्ति का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता। आप दोस्तों देखिए इसमें एक शब्द आया है, हमने एक शब्द को अभी क्या है अंडरलाइन किया है यहाँ पे, देखते अप्राप्ति। तीसरी लाइन में चौथा शब्द है अप्राप्ति।
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 या 2 सॉल्व किया था, वहां पर अशुद्ध में से शुद्ध वर्ती बताना था। अगर आप प्राप्ति क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्राप्ति को यहाँ से गलत बता दिया क्योंकि प्राप्ति में छोटी की मात्रा आती है। तो यहाँ से आपका देखिए इस प्रश्न इस गद्यांश में एक प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ था। अगर आप प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं, जैसे गद्यांश में एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो क्या है, पेपर को ठीक से पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पत्र में ही छिपे होते हैं। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं गद्यांश पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? बताइए, अभी पढ़ा था हमने पहली दूसरी लाइन में, मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? स्वाधीनता। स्वाधीनता क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार मनुष्य का स्वाधीनता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? हमने पढ़ा था, हमने पीछे से, देखिए देख लेते हैं फिर से। इसी भावना से अनुप्रवाहित होकर भी अपने पंख और सिर बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराता है ताकि उन्हें तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाए। यह सघन डाले पर बैठकर उन्मुक्त मधुर स्वरों में गीत गाए। अब प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। 14 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। सोने के पिंजरे में कैद रहने की खुशी बिल्कुल नहीं, अपने दुख को प्रकट करने के लिए नहीं, अपने परिवार के पास जाने के लिए नहीं। इन तीनों विकल्प की बात नहीं की गई है गद्यांश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 1, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। क्वेश्चन 15 तक चलते हैं दोस्तों। पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? बताइए, कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? सोचने समझने की शक्तियों का मनुष्य का अपहरण कर लेता है। क्या? पराधीनता का भाव। उछल कूद करना, बोलने की, गीत गाने की, तीनों ही गलत है। तो दोस्तों देखिए गद्यांश में कितने सरल क्वेश्चन पूछे गए। आपसे 5 प्रश्नों का एक गद्यांश पूछा जाएगा, हमें पता चल गया गद्यांश से पद्यांश से पूछा जा सकता है क्या, तो हमें गद्यांश पद्यांश दोनों की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह पराधीन होता है। क्या होता है? पराधीन होता है। कब होता है? पराधीन होता है। ये गलत है, स्वाधीन होता है, बहुत प्रश्न होता है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 2, पराधीन होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन हमारा। पराधीन व्यक्ति की विशेषता है। पराधीन व्यक्ति की क्या विशेषता है? बताइए, क्या विशेषता? वह पराधीन में खुश रहता है, बिल्कुल गलत। वह आलसी होता है, नहीं। उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। अंतिम लाइन में दिया गया है पराधीन व्यक्ति की विशेषता, उसका कोई अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता, वह स्वावलंबी होता है। ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन थे गद्यांश आधारित हमारे, 13, 14, 15, 16, 17। इन प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, गद्यांश पर आधारित थे, बहुत सरल गद्यांश पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 तरफ दोस्तों। फिर से देखिए, फिर से मिलान आ गया। इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों। जब हम प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन एक सॉल्व करेंगे तो हम याद रखेंगे उसमें क्या हमें गद्यांश भी शामिल करना है, पद्यांश शामिल करना है, और अपने मिलान वाले क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने वाले, उन क्वेश्चनों को जरूर शामिल करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो क्या करना है? उचित मिलान करना है। देख लेते हैं। जिज्ञासु, ये क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे दिया नहीं है, वाक्यांश के लिए शब्द का मिलान कीजिए, आपको कुछ समझना होगा। जिज्ञासु, जिसने जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो, तो पहले का 3। परोक्ष, परोक्ष जो आंखों के सामने ना, और प्रत्यक्ष होता है जो आंखों के सामने हो। असक्त, असक्त किसमें होता है? जिसमें शक्ति न हो, जिसमें शक्ति ना हो, असक्त जिसमें शक्ति हो, सक्त। निशाचर, रात में घूमने वाला। तो डी का क्या है? 4। अब दोस्तों देख लेते हैं, ए का क्या था जिसमें जानने की इच्छा हो? ए का 3। ए का 3 किसमें? पहले विकल्प में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए का 2 है, ए का 2 है, ए का 4 है। तो ये 4 विकल्प गलत है। तो दोस्तों क्या है हमारा सही उत्तर? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 2, डी का 1। इस प्रकार से आप क्वेश्चन के ऑप्शन का एलिमिनेशन करिए, आप एकदम से आसान दे पाएंगे दोस्तों। तो आपको इस प्रकार से ऑप्शनों को एलिमिनेशन करना है, उनको क्रॉस करना है, उनको गलत करना है। यदि आप हिंदी सेक्शन में 2 से 3 मिनट बचा लेते हैं इस प्रकार से हल कर कर, तो आप जो बाकी की सेक्शन है हमारा रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वहां पर आपको, तो आप उन प्रश्नों को आसानी से ज्यादा समय देकर अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलते क्वेश्चन 19 की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। बताइए, कल ही हम क्लास करके आएंगे अपनी प्रैक्टिस क्लास 1 वाक्य रचना की। क्लास 1 to 3 में हमने वाक्य रचना की पढ़ाया था ना। रचना के आधार पर कितने भेद होते थे हमारे? 3 भेद। कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इस वाक्य क्या बताना है? सरल वाक्य बताना है।
जो लाल कमीज, जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बना, बिल्कुल गलत है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं लग रहा वाक्य का। जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी, ये तो मिश्र वाक्य है, क्योंकि जो लाल कमीज पहनता है एक दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल ठीक उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे सरल वाक्य है, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, एक वाक्य है, एक करता है, एक क्रिया है इस वाक्य में, तो बिल्कुल ठीक है। मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है, बिल्कुल गलत है, तो 19 का सही उत्तर क्या हो गया, विकल्प संख्या 3, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, क्योंकि वाक्य में सरल वाक्य बताना था दिए गए वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब देखा आपने, और क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या पता चल रहा है क्लास का कितना अधिक महत्व है। जो हमने वाक्य रचना की अपनी क्लास की थी 1 to 3, अगर आप उसे ठीक से देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं और ठीक से कवर कर लेते हैं वाक्य रचना की, तो आपको देखिए जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है, में रेखांकित पदबंध का सही विकल्प है। इसमें पदबंध बताना है, पदबंध अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, पदबंध जब हम पढ़ेंगे तो आपको पदबंध के बारे में पता चलेगा। अभी क्या हम इसको प्रश्न को हल कर लेते हैं। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला, सुशीला क्या है, सुशीला क्या है, एक नाम है, अत्यंत मेधावी छात्रा है। रेखांकित शब्द कितना है हमारा, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। अत्यंत क्या है, मेधावी छात्रा है, ये क्या है, छात्र की विशेषता बता रहा है, किसकी, सुशीला की, पर क्या है, रेखांकित शब्द का पदबंध बताना है। सुशीला क्या है, एक संज्ञा शब्द, इसमें संज्ञा पदबंध होगा। क्या विशेष पदबंध नहीं हो सकता, विशेषण पदबंध नहीं हो सकता, सर्वनाम शब्द नहीं हुआ तो सर्वनाम पदबंध नहीं हो सकता। पदबंध के क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना है हमें। जब हम पदबंध पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पदबंध को कितनी सरलता से, किस ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो गया, विकल्प संख्या 1, संज्ञा पदबंध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ दोस्तों। फिर से देखिए मिलान आ गया, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान कीजिए। आप देखिए 7 से 8 क्वेश्चन आपको 25 में से मिलान करने वाले मिले, तो आपको इन प्रश्नों की ज्यादा प्रैक्टिस करनी ही होगी। हमें क्या करना है, सर्वनाम से उस वाक्य का ठीक से मिलान करना है। बाहर कौन आया, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, तो सर्वनाम कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक संख्या। एक का 4, पहले का 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह अपने आप चला गया, अपने आप जब स्वयं करता है तो निजवाचक होता है, स्वयं के लिए निजवाचक, 2 का 1। यह ले आओ, यह ले आओ क्या है, निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कल चला जाऊंगा, मैं कल चला जाऊंगा क्या है, मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में जानेंगे। अभी क्या हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो ए का हमारा 4, ए का 4 चार विकल्पों में, देखिए कितने अच्छे विकल्प सजाए इस बार, बहुत सोच समझ के विकल्प बनाए गए एग्जामिनर द्वारा। इस प्रकार के विकल्प आपको कंफ्यूज करेंगे। एक का 4 सभी में दिया हुआ है। और दूसरे का देख लेते हैं, वह अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप चला जाएगा, 2 का 1, 2 का 1। आप देखिए कितनी आसानी से आपने हल कर लिया। 21 का सही उत्तर क्या हो गया, विकल्प संख्या 4, क्योंकि हमें पता चल गया ए का 4 चारों में था, इसे हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते थे। फिर हमने क्या देखा, 2 का 1 है निजवाचक, ये विकल्प संख्या 4 में दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया है, तो ये चारों गलत है हमारे तीनों। तो हमारे क्या है, प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ दोस्तों। नाना ही फल खरीदकर घर लाए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रेप है, बताइए। नाना ही फल खरीद कर लाए, खरीद कर घर लाए, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है, खरीद कर। क्या बताना है, इसका क्रिया का कौन सा भाग है, इस शब्द में बताना है। पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, बताइए, बिल्कुल ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया है। खरीद कर ले आए, जब दो क्रिया एक साथ होती है, नाना क्या कर रहा, नाना ने पहले फल खरीदा फिर घर आ गए, जब दो क्रिया एक साथ की जाती है तो पहली क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक होती है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 1, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, किसी से काम किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं, तो विकल्प संख्या 1 ठीक है, बिल्कुल प्रश्न संख्या 22 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 तक चलते हैं दोस्तों। भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प है, भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प है, बताइए। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं हमारे, 3, कौन कौन से, सामान्य भविष्यत काल दिखाई दे रहा है हमें एक में ही, सामान्य काल ये तो गलत है, आसान भविष्यत काल ये कोई भेद ही नहीं होता, असंगत भविष्यत काल ये भी नहीं होता, संदिग्ध भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल ये भी कोई भेद नहीं होता, तो विकल्प संख्या 2 बिल्कुल ठीक है। 23 का क्या है, विकल्प संख्या 2, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा कौन सा भेद होता है, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। ये 3 भविष्यत काल के भेद होते हैं। जब हम काल के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 2, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ दोस्तों।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। रेखांकित शब्द क्या है? थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, इसमें रेखांकित शब्द थोड़ा शब्द का विशेषण बताना है। संख्यावाचक विशेषण है, संख्या की कोई बात नहीं करेगी, ये बिल्कुल गलत है। परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण तो है पर इसके दो ऑप्शन और दे रखे हैं, देखिए कौन सा दे रखा है, क्योंकि ये तो गलत हो गया। निश्चित, किसी में निश्चित होता है, जैसे 1 लीटर ले आना, 2 लीटर ले आना, 4 लीटर ले आना, 5 किलो ले आना, ये क्या है? सारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि थोड़ा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा शब्द क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का भेद है, तो इसलिए क्या है? 24 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 4 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का दोस्तों, 25वां क्वेश्चन। रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। रेखांकित कारक क्या है? को। मैंने राधा को पुस्तक दी, मैंने राधा को पुस्तक दी, यहाँ पे क्या? को शब्द का कारक का भेद बताना। जब हम कारक पढ़ेंगे तो सारे आठों के आठों भेदों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला विकल्प क्या है दोस्तों? अधिकरण कारक, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर। दूसरा विकल्प है दोस्तों कर्म कारक, कर्म कारक बिल्कुल गलत है क्योंकि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को तो होता है पर यहाँ पर नहीं प्रयोग होगा, बताएंगे क्यों नहीं प्रयोग होगा। दोस्तों विकल्प संख्या 4 भी संबंध कारक बिल्कुल गलत है क्योंकि का की के संबंध कारक के क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। संप्रदान कारक, किसी को कोई वस्तु दी जाती है, किसी के लिए कोई वस्तु दान की जाती है, दी जाती है, तो वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है क्योंकि संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का के लिए या के वास्ते। मैंने राधा को पुस्तक दी, इसलिए क्या है? संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। रेखांकित शब्द क्या है? संप्रदान कारक। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3 संप्रदान कारक। तो दोस्तों देखिए आपने इस प्रकार से क्या किया, 25 क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी के जो हमारा पेपर हुआ था 18 दिसंबर 2022 को एनटीए ने आयोजित किया था, सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन किया बहुत शानदार तरीके से। कितने सरल क्वेश्चन पूछे गए थे, एक से दो क्वेश्चन आप कह सकते हैं थोड़े से कठिन स्तर के थे, कठिन नहीं मध्यम से स्तर के थे, क्योंकि वो मिलान करने वाले क्वेश्चन थे। मिलान वाले क्वेश्चन में क्या कहता है? थोड़ा टाइम जाता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करिए, आप टाइम जब भी सेविंग कर पाएंगे, जब भी उत्तर सही से दे पाएंगे। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमने क्या बताया? ट्रिक, क्वेश्चन के ऑप्शन का एलिमिनेशन कीजिए। अगर ए गलत है तो ए देख लीजिए, जिसमें सारे गलत होंगे सारे गलत होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका टाइम सेविंग होगा, आप आसानी से सही उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने क्या किया? सामान्य हिंदी के 25 प्रश्नों को हल किया। ग्रुप सी की वैकेंसी जो थी 18 दिसंबर 2022 को एग्जाम आयोजित किया गया था एनटी के द्वारा। इन प्रश्नों को हमने देखा, प्रश्नों को लेवल को जाना, कितने प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए। लगभग 7 से 8 टॉपिक से पूरे पेपर में लगभग 10 टॉपिक से मैक्सिमम क्या कवर किया गया। पूरा पेपर 5 क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश के थे। हमसे आने वाली परीक्षा जो आयोजित की जाएगी आने वाले समय में, हो सकता है पद्यांश पूछ ले, पर गद्यांश के 5 क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम गद्यांश पद्यांश दोनों प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही अपने सामान्य हिंदी के संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का पर डे हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट हल करेंगे सामान्य हिंदी का 25 क्वेश्चनों को, जिससे आपकी क्या होगी? अच्छी प्रैक्टिस हो, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चले, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे सकते हैं, उससे हम दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करेंगे प्रतिदिन। दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ थोड़ी देर बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, वहां से भी आप इस क्लास के पीडीएफ को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।